अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान फ्रंट और मैं हूं अली डार। हुकूमत ने इक्तिसादी सर्वे की शक्ल में मुआशी कारकर्दगी अवाम के सामने पेश कर दी है, जिसके मुताबिक हुकूमत की कारकर्दगी कई अहम मुआशी शोबों में बेहतर रही है, तहम बाज़ बुनियादी शोबों में कमजोरियां भी बरकरार हैं। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत ने IMF प्रोग्राम के तहत इस्तेहकाम की जानिब पेशरफ्त जारी रखी, तहम अहम शोबों की कारकर्दगी मिली जुली देखने में आई। जिन शोबों में हुकूमती कारकर्दगी बेहतर रही उनमें मजमूई मुआशी नमू, सनती शोबे खसूसन बड़ी सनतों की तरक्की, सर्विसेज सेक्टर शामिल है। मुआशी नमू के साथ आमदन की बहाली का अमल दोबारा शुरू हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक फीकस आमदन $150 के इजाफे से $1751 से बढ़कर $1901 तक पहुंच गई है। इसके अलावा करंट अकाउंट सरप्लस में रहा है। तरसीलात ज़र मुबादला के ज़खायर और टैक्स वसूलियों में नुमाया इजाफा देखने में आया। IT बरामदात, गारमेंट्स और होम टेक्सटाइल की बरामदात में भी बेहतरी रिकॉर्ड की गई है, जबकि शरह ख्वानदगी में भी इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत का हजम बढ़कर $452 अरब 10 करोड़ हो चुका है, जो कि पाकिस्तान की तारीख में रिकॉर्ड किया जाने वाला मईशत का सबसे बड़ा हजम है। माली साल के दौरान सनती पैदावार में 3.5% इजाफा भी हुआ, जिसकी बुनियादी वजह मैन्युफैक्चरिंग और तामीराती शोबों की बेहतर कारकर्दगी थी, जबकि खिदमात के शोबे ने 4.1% शरह नमू हासिल की, जो गुज़िश्ता 4 बरसों की बुलंद तरीन सतह भी है। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि खिदमात का शोबा मुल्की माशियात का बुनियादी सतून बन चुका है। मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी की तफसीलात देते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि ज़राई शोबे की तरक्की की शरह 2.8% रही। सनती मैदान में बड़ी सनतों यानी LSM सेक्टर ने 6.1% की रफ्तार से तरक्की की है, जो कि गुज़िश्ता 4 साल की बुलंद तरीन सतह है। उन्होंने कहा कि 22 में से 16 सनती सेक्टर्स ने शानदार तरक्की दिखाई है। इस दौरान सीमेंट की तलब में 10%, जबकि फर्टिलाइजर्स, मोबाइल फ़ोन और पेट्रोलियम की तलब में नुमाया इजाफा भी देखने में आया। कमज़ोर कारकर्दगी वाले शोबों में ज़रई शोबा, मजमूई बरामदात शामिल हैं। उसके अलावा महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआ की कीमतों में इजाफा भी आवाम के लिए चैलेंज बना रहा, जबकि मुल्की कर्जों का हजम अब भी GDP के तकरीबन 68.5% के बराबर है। बिजली, गैस और वाटर सप्लाई की नमू का हदफ 3.5%, लेकिन मनफी ग्रोथ के बाद 10% तक गिरावट भी देखी गई है। होलसेल और रिटेल के शोबे के लिए तरक्की का हदफ 3.9% था, लेकिन शरह नमू 3.7% रही। होटल इंडस्ट्री और फूड के शोबे में 4.1% हदफ के मुकाबले में शरह नमू 3.9% रही, जबकि इंश्योरेंस और मालियाती शोबे की कारकर्दगी इंतहाई खराब देखने में आई। इस शोबे में 5% तरक्की के हदफ के मुकाबले में शरह नमू 0.32% ही रही। ऐसे में रवा माली साल तरसीलात ज़र 9% इजाफे से $38 अरब तक पहुंच गई हैं। हुकूमत पर उम्मीद है कि जून के आखिर तक तरसीलात ज़र रिकॉर्ड $41 अरब तक पहुंच जाएंगी। रवा माली साल में तमाम तर कोशिशों के बावजूद तजारती खसारा काबू में न आया। दरामदात का हदफ $65.2 अरब था, लेकिन 11 माह में ही दरामदात $63 अरब तक पहुंच गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दरामदात में ये इजाफा बुनियादी तौर पर ट्रांसपोर्ट, खुराक और मशीनरी के शोबों में ज़्यादा दरामदात की वजह से हुआ है, जो गाड़ियों, ट्रांसपोर्ट के सादो सामान, ज़रूरी अशिया, खुरनोश और पैदावारी मशीनरी की मजबूत तलब की अक्कासी करता है। नाज़रीन, रवा वाली साल के लिए बरामदात का हदफ $35 अरब 30 करोड़ था, लेकिन 11 माह में $28 अरब तक ही पहुंच सकी है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि बरामदात में कमी की 2 अहम वजूहात रही हैं, जिनमें चावल की बरामदात का $1.1 अरब तक कम होना और फूड सेक्टर में $1.5 अरब की कमी आना शामिल है। उन्होंने बताया कि IT और टेक बरामदात जुलाई ta अप्रैल $3.8 अरब तक पहुंच गई हैं। IT बरामदात में फ्रीलांसर्स का हिस्सा $959 मिलियन रहा। IT बरामदात $4 अरब 50 करोड़ तक पहुंचने का इम्कान है। इसके अलावा स्पोर्ट्स की बरामदात की बात करें तो $3 अरब से तजावुज़ कर चुकी हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट में जमा रकम $12.7 अरब की तारीखी सतह को छू चुकी हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर बेस बढ़कर 5,63,000 से तजावुज़ कर गई है। रवा साल अब तक रिकॉर्ड 11 नई कंपनीज की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हुई है। मुल्क में 39,000 से ज्यादा नई कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। मजमूई तादाद 2,97,000 से ऊपर है। दूसरी जानिब टेक शॉर्टफॉल के बावजूद चेयरमैन FBR प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी कारकर्दगी का क्रेडिट लेते रहे। चेयरमैन FBR ने कहा कि जून 2025 में टैक्स वसूली $41.9 अरब रही और जून 2026 में टैक्स वसूली $46.4 अरब जाने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि 2 साल में टैक्स रेवेन्यू में 40% इजाफा हुआ। और इसी से पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवा देता हूँ। ज़फ़र पराचा साहब हैं, माहिर मईशत हैं और इसके साथ साथ विशान मर्चेंट साहब भी हमारे साथ होंगे, माहिर टैक्स अमूर हैं। ज़फ़र पराचा साहब, आगाज़ में आपसे करना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। 2 साल में टैक्स रेवेन्यू में 40% इजाफा हुआ।
कौमी इक्तिसादी सर्वे जारी कर दिया गया। आपको मालूम होगा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में तरक्की अपने हदफ से 2.6% ज़्यादा रही है। इसी तरह पैदावारी शोबे की बात करें तो तरक्की भी हदफ से 2.3% रही है। इसके बावजूद जो हमारा हदफ है वो हासिल नहीं हो सका। क्या समझते हैं सर, क्या रीज़न है इसकी? जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका मदद करने का शुक्रिया। जीडीपी ग्रोथ हो, चाहे आपका अ, जो है जो एफडीआर रेवेन्यू है, फिर आपका उसमें कमी है, एफडीआई है, वो टारगेट पूरे नहीं हुए। तो इस तरह मुख्तलिफ चीजों में हमारे टारगेट्स पूरे नहीं हुए। लेकिन इसको हम हुकूमत की नाकामी नहीं कह सकते, क्योंकि इंटरनेशनल क्राइसिस भी आपके सामने है। ईरान अमेरिका जंग भी सामने है, यूक्रेन वॉर भी है, और इंटरनेशनली जो इन्फ्लेशन है वो भी है। तो दोनों तरफ हमको बात करनी चाहिए, बैलेंस, सिर्फ एक तरफ नहीं, नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। और मैं तो खासा ऑप्टिमिस्टिक किस्म का आदमी हूँ। जी और जफर साहब, साथ ही नहीं गवर्नमेंट ने मैं जो विशान मर्चेंट साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। विशान साहब, गुफ्तगू आपने सुनी जफर पराचा साहब की। मैं चाहूँगा कि आप पहले तो ये बताएं कि हम जो कह रहे हैं पिछले साल की निस्बत जो टैक्स कलेक्शन हमारी रही है वो 10.1%, उसमें हमने इजाफा देखा है, लेकिन जो हदफ है वो फिर भी हासिल नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं, क्या वजह इस नाकामी के पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब टैक्स कब कलेक्ट होता है कि जब आपकी इकोनॉमी सही परफॉर्म कर रही हो। टैक्स कब कलेक्ट होता है? जब वॉलेंट्री कंप्लायंस हो रही हो और लोग जो है वो टैक्स देने में परेशान ना हो रहे हो। इस वक्त हमारा मसला ये है कि हमारा जो हदफ है वो हर साल टैक्स रेवेन्यू को बढ़ जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। उसकी वजह ये है कि हमें हर साल जो है कर्जे ज्यादा अदा करने हैं और बहुत सारी दूसरी चीजें हैं कि जिसकी वजह से हमारा टैक्स का टारगेट बढ़ रहा है। अगले साल 15,000 अरब से ज्यादा का टैक्स का टारगेट है। तो मसला ये है कि जब इकोनॉमी आपकी नहीं चल रही, इंडस्ट्री ने इस साल जो इकोनॉमिक सर्वे अभी आपने भी नंबर्स बताया कि 2% से कम ग्रो किया है पिछले साल के मुकाबले में, तो इसका मतलब है इंडस्ट्री नहीं चल रही। जब इंडस्ट्री नहीं चलती या कम चलती है तो जाहिर सी बात है टर्नओवर्स और रेवेन्यूज में फर्क आएगा। तो ये तो हमें पता था कि ये जो टारगेट इस साल का जो अब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है ये टारगेट अचीवेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये देख रहा हूं कि ये जो अभी तक भी जो टैक्स रिकवरी या कलेक्शन हुई है वो ऑब्वियसली पिछले साल से ज्यादा है। और उसमें अगर आप ये देखें तो 2 सालों से जो है वो टैक्स रेट्स को फिनोमिनली बढ़ा दिया गया है। पिछले साल एग्जांपल देता हूं मैं आपको, पिछले साल जो सर्विस प्रोवाइडर था उसको अगर टैक्स विदहेल्ड जो है वो 11% हो रहा था, तो इस साल उसका टैक्स विद होल्डिंग जो है वो 15% कर दिया है। तो 4% तो टैक्स विद सर्विस प्रोवाइडर से यहां बढ़ गया है आपका। इसी तरीके से सैलरी पे टैक्स रेट बढ़ गया हुआ है। इसी तरीके से बिजनेसेस जो छोटे कारोबार हैं उन पे टैक्स रेट बढ़ गया हुआ है। इसी तरीके से अगर आप देखें यानी तनख्वाहदार तबका जो है अगर आप 2021 में देखें तो तकरीबन वो 150 या 250 बिलियन जो है वो टैक्स पे करता था, और इस साल जो है वो 700 बिलियन टैक्स पे करेगा। पिछले साल का रिपोर्टेड नंबर 609 बिलियन है। तो आप ये देखें ना, आपने तो उन्हीं लोगों पे टैक्स बढ़ा दिया है जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। मैंने अक्सर मैं सवाल करता हूं, हर चैनल पे ही मैं बात करता हूं कि जो नॉन फाइलर्स हैं हमने तो उन्हें भी सब समझ लिया कि ये भी हमारे वो लोग हैं कि जिनसे थोड़ा सा टैक्स ले लो और उन्हें बाकी छोड़ दो, कुछ नहीं चाहिए उनसे हमें। हम उन नॉन फाइलर्स को जब तक सिस्टम में नहीं लेके आएंगे, जब तक उनको एडिशन नहीं करेंगे, तो आप टैक्स के कोई भी अहदाफ सेट कर लें वो पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। अब इस वक्त की पोजीशन ये है कि जो एक आम आदमी है या जो एक टैक्स पेयर जो है वो इतना पिस चुका है टैक्स के बोझ के अंदर कि अगर उसे रिलीफ ना दिया गया तो वो, मुझे डर है कि कहीं वो बगावत में ना होता रहे और वो ना दे, टैक्स नहीं बिल्कुल देना शुरू कर दे। तो उम्मीद मैं ये करता हूं कि कल का जो आने वाला बजट है उसमें एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को कुछ ना कुछ जो है स्पेस दिया जाएगा और जो टैक्स सिस्टम में नहीं है उनको लिया जाए, क्योंकि अगर, और वो इतना मुश्किल काम नहीं है मैं समझता हूँ। पाकिस्तान में तकरीबन 6.5 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट्स हैं और टैक्स पेयर्स जो है वो सिर्फ 60 लाख है। तो आपके पास तो बहुत बड़ा एक जो है वो
यहाँ से ही आप उसको पकड़ ठीक सकते है, हैं मैं कि सर भाई इस पे आता हूँ क्यों आपके पास 60 वापस लाख आकर टैक्स पेयर पूछूंगा आपसे है, किस तरह से 6 करोड़ बैंक सिस्टम में अकाउंट वापस लाएंगे। जफर साहब, गुफ्तगू आपने सुनी है विशाल मर्चेंट साहब की, और बड़ी दुरुस्त बात उन्होंने की है कि नॉन फाइलर्स को भी हमें जो है सिस्टम का हिस्सा बनाना होगा, उससे और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म फायदा होगा। ये कहिएगा, मैं एक और क्वेश्चन भी ऐड कर दूं कि हुकूमत से सब्सिडीज लेने वाला जो सनती शोबा है उसकी दरामदात 6% कमी के साथ 27 अरब 90 करोड़ डॉलर रही हैं, और दूसरी जानिब तरसीलात ज़र की बात करें तो 33 अरब 90 करोड़ डॉलर तक पहुंच चुकी हैं, और रवा माली साल के अख्ताम पर 38 अरब डॉलर पहुंच जाएंगी। ये कहिएगा कि कब तक हमने रेमिटेंसेस के ऊपर इन्हिसार करते रहना है, कब हम अपनी को एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे, और इसके लिए हमें क्या करना होगा? जो रेमिटेंसेस की बात है वो 40 बिलियन से ऊपर जाएगी इस साल, ठीक है जनाब, पहली बात। और जो एक्सपोर्टर हैं उनकी कारकर्दगी बहुत मायूस कुन है पिछले 30 40 50 साल में। 30 से 35% इंसेंटिव और रिबेट लेने के बावजूद, जब 50 रुपए का डॉलर था तब भी मोर और लेस 20 से 25 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट, आज भी 25 से 30 बिलियन है। और उनकी जो विश लिस्ट है या डिमांड है वो कभी खत्म नहीं होती, बढ़ती जाती है। हमने पीटीआई गवर्नमेंट में देखा है कि 3 बिलियन डॉलर मिला जीरो रेट पे, वो इन्वेस्ट नहीं हुआ, प्रॉपर्टी में लगा या पाकिस्तान से बाहर चला गया, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो गया। और जो ये 40 बिलियन डॉलर आ रहा है तो ओवरसीज पाकिस्तानी का विदाउट इंसेंटिव और रिबेट, जिसमें एक्सचेंज कंपनीज का भी बड़ा रोल है, और सिर्फ 90 लाख लोग आपको 40 अरब डॉलर दे रहे हैं। और ये आपका इतना बड़ा सेक्टर, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट सब मिला के बड़े बड़े सेठ और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, और कई दफा वो लोन अपना माफ करा के रिस्ट्रक्चरिंग करने के बावजूद भी वो, और जो उनसे में डॉलर आता है वो 80 रुपए पर डॉलर कॉस्ट करता है। तो मिस यूज है मुख्तलिफ चीजों का। तो हमको एक्सपोर्ट को तवज्जो जरूर देनी है, लेकिन दो चीजों पे देनी है। एक अपनी आपने ओवरसीज रेमिटेंस पे उनको इंसेंटिव रिबेट देना है ताकि ये 50 से 60 और 70 हो जाए, और दूसरा आपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे तवज्जो देनी है, क्योंकि आप पाकिस्तान जो है दुनिया की 5वीं बड़ी मार्केट है, 5वीं बड़ी आबादी है। आपके यहाँ जो 40 50 60 साल से मल्टी नेशनल यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, क्योंकि मार्केट चाहिए ना, वो वापस यहाँ से रोल बैक करके चले गए ड्यू टू हैवी टैक्सेस। अब मैं बात करूंगा टैक्सेस की। बात यह है कि हमारे यहाँ 5.9 मिलियन वो है टैक्स पेयर, तो नहीं कहूंगा, क्या कहेंगे उनको, फाइलर, ठीक है, जिसमें से 30 मिलियन जो लोग हैं वो तो 3 मिलियन, सॉरी 3 मिलियन जो है वो टैक्स पे करते हैं, 2.9 मिलियन नहीं करते। वो सिवाय अपने हालत मजबूरी हो गए अपने कुछ पैसे बचाने के लिए। तो जैसे जीशान भाई ने कहा कि फाइलर नॉन फाइलर रिजीम खत्म होना चाहिए, और टैक्स पेयर बनाना हमारे यहाँ कोई इशू नहीं है। हमारे पास दुनिया का बेहतरीन डाटा मौजूद है नाजरा की शक्ल में। 1 क्लिक आप उसके अंदर एनआईसी नंबर डालें, आपको उस आदमी का पूरा कच्चा चट्टा खोल के आ जाता है, उसकी ट्रैवलिंग, प्रॉपर्टी, सब कुछ। तो जैसे जीशान भाई ने कहा, बिल्कुल मैं इनसे मुत्तफिक हूँ कि जिस आदमी के जिम्मे 1 करोड़ का टैक्स है और वो 1 करोड़ नहीं देता, वो नॉन फाइलर बन के वो 3 लाख 4 लाख दे देता है, उसके हिस्से का जो 1 करोड़ का टैक्स है, मिसाल है मेरे हिस्से का है, तो वो 2 लाख लोग उसका टैक्स देते हैं इनडायरेक्ट। तो ये जो हमारा रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स है बहुत ज्यादा। और अलविया ये है कि हुकूमत ने अपना रेवेन्यू को हासिल करने का मेन जरिया बना लिया है यूटिलिटी बिल्स एंड पेट्रोलियम लेवी। और वेरी इंपॉर्टेंट सर, ये आपने, मैं इस पे चाहूंगा आप डिटेल रिस्पांस करें। विशान साहब, ये जो गुफ्तगू भी की है जफर साहब ने, एक तो ये जो बात हम कर रहे थे कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनको सिस्टम का हिस्सा बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ जो FBR है वो भी इस साल अपना टैक्स का हदफ जो है वो हासिल नहीं कर सका। लेकिन ये कहा जा रहा है अगले माली साल जो टैक्स हदफ होगा वो 15,264 अरब रुपए होने का इम्कान है। ये होगा कैसे भाईजान, ये बताएं। ये होगा ऐसे कि उन्हीं लोगों का मजीद जूस निकाला जाएगा जो ऑलरेडी इस सिस्टम का हिस्सा है। मुझे बड़ी ये कहते हुए बड़ी तशवीश हो रही है कि हमारा जो इस वक्त का जो हदफ तो हमने तय कर लिया 15,264 का, लेकिन करोगे कैसे भाई? ये तो कोई समझाए कि हमें ये हासिल कैसे करना है, क्योंकि मुझे नहीं नजर आता कि अगर आप इसी टैक्स पेयर के बेस को लेकर चलते रहे तो ये अगले साल भी मैं और आप यही बात कर रहे होंगे कि अब ये 15,560 हो गया है
और ये अभी भी उन्हीं लोगों से ही निकालना पड़ेगा टैक्स जिन्होंने ये पिछले साल जो है वो बढ़ाया। देखिए, आपको रैम्पेंट चेंजेस की जरूरत है, आपको टैक्स रेट्स को कम करना पड़ेगा। इस वक्त मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर या एक इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर का मैक्सिमम टैक्स रेट है 49.5%। तो क्यों टैक्स देगा 49.5%? अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूं और आप मुझसे कहते हैं कि जी मैं 50 रुपए टैक्स दे दूं, फिर मैं हॉस्पिटल की भी कॉस्ट खुद बर्दाश्त करूं, फिर मैं पानी भी खुद खरीदूं, फिर मैं महंगी बिजली भी खुद खरीदूं, फिर पेट्रोल में 120 रुपए पर लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी दे दूं मैं, और फिर आप मुझसे कहते हैं कि जी मैं अपनी सिक्योरिटी भी खुद खरीदूं, फिर आप मुझे ये भी कहते हैं कि भाई अगर कोई अनफोर्सीन एक्सपेंस आ जाता है वो भी मैं खुद करूं, तो जनाब मैं तो फिर सिर्फ टैक्स ही दे रहा हूं, फिर मुझे कमाने की क्या जरूरत है? राइट, यू हैव रेज्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जफर पराजा साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। दिशान मर्चेंट साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुछ और अहम सवालात भी हम पे बात करनी बड़ी ज़रूरी है, एक ब्रेक के बाद साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कौमी इक़्तिसादी सर्वे जारी कर दिया गया और इस पर ही ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे। अभी जो हमें जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने ज्वाइन किया है, एहसन मलिक साहब हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जबकि जफ़र मोतीवाला साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर माशियात हैं। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। एहसन साहब, मैं आपसे आगाज़ करने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि जफ़र साहब से मैं क्विकली क्वेश्चन कर लूँ। जफ़र साहब, कौमी इक़्तिसादी सर्वे जारी किया गया है, अहम मौशी अहदाफ भी हासिल हो चुके हैं, लेकिन ओवरऑल इक़्तिसादी सर्वे पर आपका क्या तबसरा है, क्या एनालिसिस है आपका? टूटा सर्वे, और जो 3-4 पॉइंट से नीचे दिखा रहे हैं 4.2 और 3.7 जीडीपी रहा है, 4.2 नहीं रहा जीडीपी, 3.7 इसको और नीचे करे 3.3 पर लेकर है। ये इस तरह के डिजिट्स की रद्दोबदल से अवाम को समझ नहीं आती, ऐसा नहीं है, अब तो हर आदमी समझता है। अभी एक प्रोग्राम में थे तो उसमें वो कह रही थी लेडी कि भाई 9% पर इन्फ्लेशन है। कैसे 9% पर? कोई बच्चे, हम लोग दुकानों पर हम नहीं जाते, पता नहीं चलता पेरिशेबल आइटम का क्या प्राइस है, खाने पीने की अशिया की क्या प्राइस है, अपना 11% से ऊपर है। अगर ये नहीं है तो फिर गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी में क्यों इंटरेस्ट रेट दोबारा बढ़ाने की बात कर रही है? जाहिर है उनको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे। खुद स्टेट बैंक के गवर्नर अच्छा अलग अलग इंडिकेशन दे रहे हैं। हमारी खुद की वीक इकोनॉमी, अब 425 अरब डॉलर का हमारा ये है खसारा, तो यानी हमारी बोरोइंग है। अब ये इसको भरेगा कौन? आप समझो, आपने देखा है कि वो जो लोगों को कहा गया है कि $1900 हो गया है पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम $1900 हुआ है, तो उसमें $1900 का होने के बाद अगर सबके इसका मतलब है सब पाकिस्तानी 60,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, ऐसी बातें करते हैं। और फिर अगर वो कुछ खरीद नहीं बढ़ी है उनकी, तो इसलिए नहीं बढ़ी है कि पर कैपिटा का $1900 हुआ है तो $2400 का खर्चा है उनका। अब आप खुद हिसाब कर लो। राइट, एहसन मलिक साहब, गुफ्तगू आपने सुनी जफ़र मोतीवाला साहब की, और उस पर आपका क्या एनालिसिस है? दूसरा ये कहिएगा कि तामीरात के शोबे ने रवा माली साल बहुत साल जो है वो बेहतर परफॉर्म किया है, सीमेंट की इंडस्ट्री में भी हमने बेहतरी देखी है। ये कहिएगा कि सीमेंट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बेहतर कारकर्दगी के बावजूद जो हाउसिंग मार्केट है वो क्यों नहीं संभल रही, रीज़न क्या है उसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, सबसे पहले तो मैं ये जो आज इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ है इसके ऊपर बात करूंगा कि मतलब आप देख लेना किस चीज पे आप अपनी ग्रोथ को पूरा नहीं कर सके, आप हाउसिंग सेक्टर को, एग्रीकल्चर को, आप कौन सा फिगर जो लास्ट आपने रखा था वो आपने टारगेट अचीव कर लिया। आप इस वक्त आपने जो अपने आप को प्रेजेंट किया फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, वो तो स्टार्ट किया उन्होंने अपने पीडीएम के दौर से कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया और वहां से हम अपनी स्टेबिलिटी लेकर आए। पब्लिक को जहां तक रिलीफ देने की बात है उसमें तो आपको कहीं नजर नहीं आएगा कि इन्होंने पब्लिक को रिलीफ दिया। जैसे भी जफर मोतीवाला साहब कहते कि इन्फ्लेशन, वाकई आप बाजार में जाए तो आपकी जो बाइंग पावर है वो आपको बताती है कि आपके साथ क्या सलूक हो रहा है। और जहां तक रही बात तामीरात की, तो तामीरात में मुझे नहीं पता कैसे औरंगजेब साहब ने कहा कि सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर जो है उन्होंने ग्रो किया है। मेरी इतलात के मुताबिक तो वो
अराउंड 50% कैपेसिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, और उन्होंने ही प्राइम मिनिस्टर को इंसिस्ट किया, रिक्वेस्ट किया कि आप डिमांड क्रिएट करवाएं, आप हाउसिंग को लेकर चलें ताकि सीमेंट, स्टील और बाकी चीजों की जो डिमांड है वो मुल्क में क्रिएट हो। तभी वज़ीर आज़म साहब ने हाउस लोन अपना घर स्कीम लॉन्च की, जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का घर जो है वो या जो कंस्ट्रक्शन के लिए या लैंड आपको 5% पे मिलेगी। बहुत अच्छा इकदाम है प्राइम मिनिस्टर का। लेकिन आपने कहा तामीरात क्यों नहीं चली? बेसिकली एक नेगेटिव परसेप्शन अगेंस्ट रियल एस्टेट, अगेंस्ट हाउसिंग, अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन। आप पिछले 4 सालों से रियल एस्टेट की टैक्सेशन को बतदरीज बढ़ाते आ रहे हैं। आप अगर इसका कंपैरिजन कर लें 2022 से, तो हर साल आपने इसमें इनहेंस किया है, और जिसका इम्पैक्ट इस दफा का जो फिगर है करंट ईयर का, कि मार्च तक का आपका 236K जो कि बायर प्रॉपर्टी खरीदते वक्त पे करता है, उसमें 29% डिक्रीज है। उसके बाद कैपिटल गेन टैक्स जो आपने 15% किया, उसमें 64% की डिक्रीज है। तो जब हमारी बातचीत हुई हाउसिंग मिनिस्ट्री में, उसके बाद पीएम सेक्रेटरिएट में, तो जब हमने इन तमाम चीज़ों को कहा, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने अंडरस्टैंड किया कि जो इस वक्त मुल्क में ट्रांजैक्शन टैक्स है रियल एस्टेट के ऊपर, उसको कम होना चाहिए। और ऊपर से आपके सामने जो गल्फ के हालात हैं, ये ईरान यूएस वॉर ने जो उस चीज़ को हमें इनकैश करना चाहिए था इमीडिएटली, कि ताकि जो गल्फ में पाकिस्तानी है वो कैपिटल पाकिस्तान आए। हमारे हमसाया ममालिक ने इससे बेहतर पैकेजेस दिए, बट हमें उम्मीद है कल के बजट में और कि रियल एस्टेट को ट्रांजैक्शन टैक्स को कम किया जाएगा, रिलीफ दिया जाएगा, लेट फाइलर और नॉन फाइलर पे जिस किस्म की कदगने हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि नॉन फाइलर को आप चार्ज ना करें या उसको ओपन छोड़ दें, बट ये भी कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है जफर साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, मिस्टर एहसन साहब बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं मशरिक वस्ता की सूरत हाल भी थी। मैं चाहूंगा इस पे भी जफर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। जफर साहब, शरह नमू की बात अगर हम कर लें तो उसका जो हदफ था वो 4% था और हमने हासिल किया 3.7%। वजीर खजाना साहब गुफ्तगू करते हैं, कहते हैं कि जी सैलाब आया, अमरीकी टैरिफ का मसला था, मशरिक वस्ता की जो जंगी सूरत हाल थी, गैर यकीनी सूरत हाल थी। तो आप क्या समझते हैं कि इतने चैलेंजेस के बावजूद ये परफॉर्मेंस बेहतर है, ठीक है? नहीं, ये हमारे पास रीजन तो हर कंट्री के पास है ना। अभी जो जंग का है रीजन, वो हर कंट्री के बजट देने में यही पहला आंसर होगा, चाहे वो इंडिया का हो, बांग्लादेश का हो, साउथ कोरिया का हो, जापान का हो, कि भाई ये हालात खराब है। अब सैलाब आया तो हमारा तो अब नेचुरल डिजास्टर बन गया है। सैलाब हर 2 साल 3 साल बाद आ जाता है, ठीक है, उसके लिए कुछ करते नहीं है। फिर सैलाब आता है तो उसके पैसे पूरी दुनिया से मांगते हैं और फिर वो जो है हड़प हो जाते हैं। तो वो गरीबों के जिनके घर जाते हैं उनको तो कुछ मिलता ही नहीं है। फिर खुद ये बैठे हुए हैं हमारे दोस्त, इनसे आप पूछ लें कि ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज आई थी कि भाई गरीबों को घर बना कर देंगे, ये वो क्या हुआ? परसेंटेज बताए ना, परसेंटेज से बात चलती है। अब आप इसमें एक अंश हमारे बजट में करप्शन का भी डालें कि भाई करप्शन जो है हमारे जो प्रोग्रेसिव जो हमें काम करने हैं पब्लिक के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो उसमें कुछ नहीं करप्शन। अब सूबे लड़ रहे हैं, सूबे कह रहे हैं हम फेडरल को नहीं देंगे, फेडरल कह रहे हैं हमको चाहिए। अब सूबे के पास नोट खत्म हो गए, गायब हो गए हैं। कहीं पर 6 अरब रुपए का निकल रहा है, कहीं पर 7 अरब का निकल रहा है, कहीं पर 10 अरब का। ये भी तो एक मसला है ना, करप्शन का बजट के अंदर इम्पैक्ट, उसको भी आप कैटेगराइज करो, उसको भी आप डालो कि भाई ये इस करप्शन की वजह से यहाँ पैसे गायब। सीधे दरवाजा खोलो तो पता चलता है ये करप्शन है। अभी हमारे दोस्त बैठे हैं कंस्ट्रक्शन, इनको पता है कि असल हमारा 280 रुपया डॉलर है ही नहीं। इनको तो इंपोर्ट बंद किया हुआ है लोहे का, वो लोहा उधर सस्ते में मिल रहा था यूएई में, लेकिन इनको टैक्स लगाकर लोहा इतना महंगा दिया गया है, ये तो अफोर्डेबल ही नहीं कर सकते। ये कैसे करेंगे अफोर्ड इसको कि भाई इसके ऊपर टैक्स भी दें, इसको महंगाई भी, जलील भी हो टैक्स देने के बाद, तो कौन इधर इन्वेस्टमेंट करेगा? इस दफा मेरे ख्याल में ऑल टाइम लो
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है ऑल टाइम लो। ठीक है, वो बात शुरू करते हैं, जैसे आपने कहा कि बात शुरू करते हैं उधर से कि बैंकरप्सी से बचाया है, तो भाई बचाना होगा आपको। आपको ये मुल्क भी तो चलाना है ना, आपको ये काम काज भी तो करना है, आपको भी तो धंधे पानी देखने हैं। ठीक है एहसन मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कुछ और अहम सवालात भी हैं, उनके जवाबात जानने बहुत ज़रूरी हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे थे हम इक्तिसादी सर्वे के हवाले से। ज़फ़र मोतीवाला साहब, मैं चाहूँगा एक अहम क्वेश्चन जो कि माइंड में आता है वो ये आता है कि मईशत जो है उसकी हमेशा हम बात करते हैं, संभल रही है नहीं संभल रही, ये चीज़ हमेशा कन्फ्यूजन में रहती है। ऐसा क्यों है सर, और क्या हमें तरक्याती बजट में अब कट लगाना पड़ेगा, फिर चीज़ें बेहतर होंगी? देखिए, ठंडे दिल से रियलिटी चाहिए। इतना छोटा सा मुल्क है, 25 करोड़ आवाम है, किसी भी तरह मईशत आपकी यूं नहीं है कि बहुत ही बड़ी स्पीड में चले। तो ये आप देखो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है। मैंने आपको कहा ना, आप भी शौकीन लगते हो, एक मूवी देखना 100 राइफल्स, जिम ब्राउन की है, रेकल वेज, तो उसमें 100 राइफल्स में जो ट्रेन चल रही है, वो ट्रेन और जिस जगहों पे जाती है वो आप देखोगे तो आपको लगेगा ये तो 2025 की ट्रेन है पाकिस्तान। ठीक, ज़फ़र साहब मैं चाहूँगा जी, मैं चाहूँगा कि आप एक और रहनुमाई भी फरमाएं, क्योंकि हम देखते हैं एक जानिब तो गवर्नमेंट दावे कर रही है कि जी महंगाई को हमने डबल डिजिट से जो है वो सिंगल डिजिट में हमने मुंतकिल कर दी है, और ये लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो आम आदमी है उसकी क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा क्यों नहीं हो रहा? गुर्बत तो हम देखते हैं बढ़ती है, कहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन है, स्टेटमेंट्स में है, क़ुव्वत ख़रीद क्यों नहीं बढ़ पा रही जो है आम आदमी की? वही मैंने आपको कहा ना कि हमारे जो जमीन के अंदर, जमीन के बाहर हमारी प्रोडक्शंस कम हो गई है, ठीक है, और आवाम धूमधाम से बढ़ रही है। मेरे ख्याल में तो मुझे लगता है कि 3.5% से नहीं बढ़ रही है, ये और भी कुछ, मुझे तो घबराहट हो रही है, क्योंकि सेंसस नहीं हुआ है अभी तक। तो ये अगर बढ़ रही है तो आपके पास लिमिटेड सप्लाई ऑफ है प्रोडक्ट्स की, चाहे वो अंडरग्राउंड हो चाहे ओवरग्राउंड हो, और आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सके हो, तो आपकी कुव्वत खरीद तो कम होती जाएगी ना। आप कुव्वत खरीद को तो एक लिमिटेड है ना कि आपको $1900 मिल रहे हैं पर कैपिटा, चलो मान गए। अब कीमत खरीद जो है उसकी वजह से आपका खर्चा बढ़ गया है और वो हो गया है $2500, चलो तो फिर क्या $1900, $600 का तो यहाँ पर भी खसारा है। तो ये सब चीजें देखते हुए आगे बड़ी तकलीफें आएंगी। अब ये इन्होंने वो किया है रिटेल का, दुकानों का, कि भाई साइज के हिसाब से हम उनसे फिक्स इनकम ले लेंगे। तो भाई आप ये सब बताओ ना, आप कैलकुलेशन दो, ऊपर ऊपरी से नहीं बात करो। मैं ऊपरी से बात कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ। आप तो फिगर्स दो, 500 स्क्वायर फीट की दुकान का कितना, और किस मार्केट का कितना, और किस मार्केट का कितना, क्योंकि जिस मार्केट में, जैसे कराची की मार्केट होगी, उसका टैक्स भी ज्यादा होगा क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है, 3.5 करोड़ हो गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है वो 1.5-2 करोड़ से ऊपर को कैटर नहीं कर सकता, इसलिए रोज गटरें खुल जाती हैं, रोज बच्चे मरते हैं, रोज स्कूल की दीवारें टूटती हैं, रोज दीवारों में से उनकी जो लकड़ी होती है, लोहा होता है, वो चोरी होता है। अरे इस दफा तो एक बड़ा कॉमेडी हुई है, ये जो नया शाराय भुट्टो बना रहे थे, उसमें उन्होंने, चर्चियों ने वो पूरा लोहा चोरी कर गए जो शाराय भुट्टो में लगने का, तो बड़ा होगा। तो ये हाल है, यानी जिसके हाथ में जो आया वो उठा कर ले गया। गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट के स्टेटमेंट्स भी हैं। एक तो महंगाई में कमी की बात हम कर रहे थे कि दावे किए जाते हैं, लेकिन एक और चीज़ भी है, वो ये कि अक्टूबर 2027 यानी कि नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान का जो मौजूदा IMF का प्रोग्राम है वो ख़त्म होने जा रहा है, और वज़ीर आज़म ने कहा है कि जी ये आखिरी प्रोग्राम है और अब दोबारा ये हम उसमें नहीं जाएंगे। मौजूदा मौशी एदाद-ओ-शुमार को अगर हम देखें, उसका एनालिसिस करें, तो आपको लगता है कि दोबारा IMF के पास नहीं जाएगा पाकिस्तान? देखो, आई एम अ गैम्बलिंग मैन, ठीक है, हमें पता है कि आप कोई जगह पर ये शर्तें लगवा लो हमसे कि भाई ये अपना ये जाएंगे कि नहीं, ये जरूर जाएंगे। एक होती है गैम्बलिंग बुक्स होती हैं दुनिया में, कि ना, गैम्बलिंग बुक्स क्या करती हैं कि भाई आपको कहती हैं फुटबॉल में ये आपको कौन सा चॉइस, ये जाएंगे। इनके ऑप्शन क्या है? $425 अरब के बाद आपके पास ऑप्शन क्या है?
आप वर्ल्ड बैंक पर भी जाओगे, आप OICC बैंक पर भी जाओगे, आप फ्रेंडली कंट्रीज जो असद उमर कहता था उनके पास भी हाथ पांव जोड़ने जाओगे। अच्छा जफर साहब, ये एक और चीज़ भी मैं चाहूँगा उस पर भी आप थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेन कर दें। वो ये कि हम अक्सर बात करते हैं कि बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उनकी जो सरमायाकारी है उसका सर क्या रोल देख रहे हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है आजकल के सिनेरियो में? भाई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, लेकिन उनको हेल्प डेस्क है पाकिस्तान, तो उनको हेल्प करे इन्वेस्टमेंट करवाने में, वो हमारा वो हो गया है, खत्म हो गया। जब वो दूसरी जगह जाते हैं, अगर इधर से दो पाकिस्तानी भी जाता है UAE में या सऊदी, उधर के हेल्प डेस्क रियल में हेल्प करते हैं कि भाई आप लेकर आओ। अभी आप अपना उसको देख लो, IT के हम 4 बिलियन से अब 2.5 बिलियन पर आ गए। उधर देखते हैं हैदराबाद बेंगलोर को, तो वो 152 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं डॉलर में दुनिया को, और कब से कर रहे हैं? लेट 80s से। और कौन किया था? जो अभी जेल में है, बाबू नायडू। हमारे पास कोई है ही नहीं बाबू नायडू। राइट, जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अहम सवाल यह है कि जो बजट आने जा रहा है उसमें गवर्नमेंट क्या रिलीफ देगी, क्या रिलीफ नहीं देगी, क्या ये आम आदमी के लिए फ़ायदेमंद इसमें कुछ होगा नहीं होगा, जिसे हम कहते हैं कि अवाम दोस्त बजट, ये वो होगा नहीं होगा, बहुत सारे सवालात हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।